गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपेश जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग विवेक जी। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। आवाज आ रही है तो। शिवा, गुड इवनिंग साहब। चलिए देखिए आप लोग, हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? कल हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, संसाधन। ठीक है। संसाधन में हमने क्या पढ़ा? संभाव्य संसाधन। पहले तो पढ़ा संसाधन क्या होते हैं, फिर पढ़ा संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, अजैव संसाधन, जैव संसाधन। फिर पढ़ा मैंने सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन, फिर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आगे फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी तो हमने पढ़ा था। वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, उसके बीच में क्लास को एंड करना पड़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने बताया कि जो अस्थाई विकास है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थाई विकास। अस्थाई विकास का अन्य नाम भी है भाई। हमने पढ़ा अस्थाई, अस्थाई विकास का अन्य नाम भी है। हमने इसको कहा धारणीय विकास, आप कह सकते हैं। आप इसी को निर्वहनीय विकास कह सकते हैं, निरंतर विकास कह सकते हैं, ठीक, टिकाऊ विकास कर सकते हैं। इसके अन्य नाम में ये हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी बात किया था कि अस्थाई विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हमने बताया था आपको कि एक संगठन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस संगठन ने किया था, ठीक। उसके इसने एक रिपोर्ट दिया था विश्व संरक्षण रणनीति के नाम से, उसी में इसने इस शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। उसके बाद हमने एक चीज और, उसके बाद हमने पढ़ा था WCED के बारे में। क्या? एक संगठन था WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। हमने यहाँ पढ़ा, ये बताया था आपको, कल चर्चा हुई थी इस पे। इसमें एक व्यक्ति थे, ये 1987 में इसमें एक व्यक्ति थे, ध्यान दीजिएगा, ब्रंटलैंड। उनका नाम क्या था? ब्रंटलैंड महोदय। इन्होंने 1987 में एक रिपोर्ट तैयार किया जो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से उसका टाइटल था। आवर कॉमन फ्यूचर। ये हम लोग चर्चा किए थे। आवर कॉमन फ्यूचर, इसको हिंदी में कहा जाएगा हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य, ये यहां तक चर्चा हुई थी कि ब्रंटलैंड महोदय जो थे वो 1987 में सबसे पहले उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट का जो टाइटल था, शीर्षक जो था, वो था आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। इसी इसी रिपोर्ट में सबसे पहले अस्थाई विकास, अस्थाई विकास को परिभाषित किया गया। कब? 1987 में इस महोदय के द्वारा, ठीक है। अस्थाई विकास को पहली बार क्या किया गया? परिभाषित, अर्थात इसकी परिभाषा आई कि एग्जैक्ट ये होता क्या है, अस्थाई विकास है क्या। आवाज आवाज क्लियर है ना भाई? फुल फॉर्म। क्या फुल फॉर्म? दीपेश जी, किस चीज का फुल फॉर्म भाई? ये बताया तो, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ब्रंटलैंड महोदय ने 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से
एक रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट में ही पहली बार अस्थाई विकास शब्द की परिभाषा दिया गया और कार्य पद्धति दी गई। ये कार्य क्या करता है, उसकी एग्जैक्ट परिभाषा है क्या भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले किसने बताया था, ब्रंटलैंड महोदय ने ही। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अस्थाई विकास के सर्वप्रथम प्रतिपादक, इस अवधारणा के, अस्थाई विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो व्यक्तिगत ब्रंटलैंड महोदय थे। लेकिन यदि पूछेगा अस्थाई विकास के, हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये थियरी के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, अस्थाई विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो IUCN ने, ठीक, एक संगठन है, ठीक है। यहां तक हमने चर्चा किया था। परिभाषा पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि भैया अस्थाई विकास की परिभाषा क्या है। किताबी परिभाषा ना पढ़ करके हमको समझना है, हम पहले भी कह चुके हैं, आगे भी यही कहेंगे कि हमको समझना है और फिर अपने अनुसार परिभाषा को गढ़ देना है। परिभाषा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है अस्थाई विकास का, कि देखिए जो हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। जो हमारे बाद जो हमारी पीढ़ी आएगी, हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके, तो वो भी तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और वो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। तो यही इसकी परिभाषा है कि अस्थाई विकास ऐसा विकास जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ियों या भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं को पूरा किया जाना अस्थाई विकास है। अस्थाई विकास का अर्थ अब और सरल भाषा में समझते हैं कि वर्तमान पीढ़ी जो हम लोग हैं भैया, वर्तमान पीढ़ी अपना विकास इस प्रकार से करे कि इससे आने वाली जो पीढ़ी है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ठीक है। यही इसका सीधा सीधा अर्थ है। यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, ठीक, यहां तक तो सबको समझ में आ गया था ना जी, ठीक है। यहां तक सबको आपको समझ में आ गया था ना, हम यही पूछ रहे, कमेंट हम आपके देख रहे, ठीक है, आप बताइएगा जैसा भी हो। नितेश जी कह रहे हैं हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। देखो यहां पे हमने अस्थाई विकास पढ़ा, अस्थाई विकास का परिभाषा पढ़ा, अस्थाई विकास के बारे में थोड़ा सा हमने तथ्य जाना, ठीक। देखिए इसमें हुआ क्या, बाद में पर्यावरण में बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, ठीक। एक एनवायरमेंट में एक अलग से पूरा टॉपिक है, एक चैप्टर है पर्यावरणीय सम्मेलन, लेकिन हमको यहाँ पे वो चीज पढ़ना नहीं है, उसमें बहुत सारे सम्मेलन आ जाएंगे, ठीक है, वो हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें वो सम्मेलन अवश्य पढ़ना है जहां से ये आपका अस्थाई विकास को टच करता हो, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जहां पे बात की गई होगी, तो ऐसे मुख्यतः दो सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन जो था दोस्त, वो 1992 में, 1992 में एक सम्मेलन होता है। कहां होता है ये, ब्राजील में। कहां होता है ये, ब्राजील में, ध्यान देना, ब्राजील में होता है। और ब्राजील का एक शहर है क्या, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। यहां पे एक सम्मेलन होता है 1992 में, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है दोस्त, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसी को कह देते हैं रियो घोषणा, रियो, क्योंकि ये रियो इसमें हुआ था ना, रियो डी जेनेरियो में, इसी को क्या कह देते हैं, रियो घोषणा। इसी को कहा, इसी में तय हुआ था एजेंडा 21, एजेंडा 21 लक्ष्य था, एजेंडा 21 इसी में तय किया गया था, इसी को रियो घोषणा कहते हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब नहीं, सिर्फ इतना कहने का हमारा अर्थ है कि ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, इसने अस्थाई विकास को पूर्ण समर्थन दिया। अस्थाई विकास की जो अवधारणा है उसको इस सम्मेलन ने पूर्ण समर्थन दिया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के देश आए, दुनिया भर के देश के लोग आए,
मुख्य मुख्य लोग, उन्होंने कहा कि भैया जो अस्थाई विकास है हम इसको समझ गए हैं। जैसे कि ब्रंटलैंड महोदय ने जो हमको समझाया, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में जो कुछ भी था हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने समझा, उसका अर्थ हमें एग्जैक्ट समझ में आ चुका है। तो यह जो सम्मेलन हुआ था वो अस्थाई विकास को क्या कर दिया, समर्थन दिया, पूर्ण समर्थन दिया। ठीक, यहां तक आप बात समझिए कि पूर्ण समर्थन दिया था। लेकिन दूसरा सम्मेलन हुआ, देखिए वैसे तो फिर 1997 में भी सम्मेलन हुआ, एक दो सम्मेलन हुए, लेकिन उससे नहीं मतलब है। उसके बाद एक सम्मेलन आपका और होता है, एक सम्मेलन आपका और होता है 10 साल बाद, 2002 में। 10 साल बाद होता है कब, 2002 में। और दक्षिण अफ्रीका में कहां पे, जोहान्सबर्ग एक शहर है। कहां पे, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जोहान्सबर्ग में ही हुआ था। ठीक है, यहां से आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग ये शहर का नाम था, दक्षिण अफ्रीका का ही एक शहर है, जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये आपके थियरी में पढ़ा रहे हैं, इसलिए एक दो सम्मेलन जो इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ये जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कहानी ना लिख करके कुछ तो लिख रहे हैं, वहां पे आपको ये काम करेगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार, ध्यान दीजिएगा, अस्थाई विकास को मूल मुद्दा बना करके, मतलब जब भी कोई सम्मेलन होता है, जैसे देखिए जब कोई पंचायत भी होता है, 8-10 लोग एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो उनका कोई एक मूल मुद्दा होता है कि हाँ आज इस मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं। हम आज यहाँ खड़े हैं किस मुद्दे पर, इन्वायरमेंट पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे ही जब ये सम्मेलन हुआ था जब ये सम्मेलन हुआ था तो इस सम्मेलन का मूल मुद्दा क्या था, अस्थाई विकास। ठीक है भैया, इस सम्मेलन का मूल मुद्दा, ध्यान देना, इस सम्मेलन का मूल मुद्दा था, मूल मुद्दा था अस्थाई विकास। तो पहली बार किस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा या मूल मुद्दा क्या, अस्थाई विकास था। तो वो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि 2002 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर जोहान्सबर्ग में। यहां तक क्लियर हुआ आपका। अस्थाई अच्छा, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, गौरव आ रहे हैं। आ रहे भाई, आ रहे। हाँ जी बोलिए। यार ये चीज मैं अस्थाई नहीं अस्थाई बता रहा, अस्थाई अ निकल रहा। अच्छा, अरे यार भाई देखो इसमें कंफ्यूजन मत, मैं अस्थाई नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना। मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं ये चीज कतई नहीं बोल रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं, अस्थाई। ठीक है, सस्टेनेबल, सतत विकास, धारणीय विकास की बात हो रही है। धारणीय विकास का ही यह एक अन्य नाम है, चाहे इसको आप धारणीय विकास कहिए, निर्वहनीय विकास कहिए, निरंतर विकास कहिए, सतत विकास कहिए, कुछ भी कहिए, टिकाऊ विकास कहिए, या इंग्लिश में कह दीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए बोलने से लग रहा होगा कि अस्थाई कह रहे हैं, अगर अस्थाई कहना होता तो हम ये लिखते भी और बोलते ऐसे अस्थाई, लेकिन मैं बोल रहा हूं अस्थाई। ठीक है, अस्थाई, ये चीज मैं कतई नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना भैया, यहां पे आप लोग ये चीज लगाओ, ये तो कतई नहीं है। ठीक, ये कतई नहीं है, आप अभी समझ गए ना आप, तो ये चीज नहीं है। ठीक है, देखो अस्थाई विकास फिर से हम बता दे रहे यार, मैं इसको चलो धारणीय विकास कह देते हैं या सतत विकास कहते हैं। सतत विकास को मूल मुद्दा बना करके पहली बार
कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन सन 2002 में जोहान्सबर्ग में। कभी कभी इसे जोहान्सबर्ग सम्मेलन भी बोला जाता है। और हाँ, कभी कभी इस सम्मेलन को रियो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है। रियो प्लस 10 सम्मेलन क्यों? क्योंकि जब रियो सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था और उसी के 10 साल बाद जो है यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको रियो प्लस 10 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये बताने का उद्देश्य बस इतना ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे समझ में आया ये चीज आपको? देखिए, इसी सम्मेलन के बाद से बहुत सारे आयोजन होने लगे। इसके पहले एक लक्ष्य रखा गया था MDG। इसके पहले एक लक्ष्य रखा गया था MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये सन 2000 में तैयार किया गया, सन 2000 में और 2015 तक के लिए। तब तक जोहान्सबर्ग का सम्मेलन नहीं हुआ था और वो हुआ 2002 में। उससे पहले ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत कुछ लक्ष्य को निर्धारित किया गया। 2015 आते आते ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। पूर्णतः क्या, काफी हद तक भी सफल नहीं हो सका था। ठीक है, तो 2015 में एक आयोजन हुआ, ध्यान देना भैया। 2015 में एक आयोजन होता है आपका न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क शहर में 2015 में एक आयोजन होता है। 2015 में न्यूयॉर्क में एक आयोजन होता है, न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, तो वहां पे सस्टेनेबल, क्योंकि तब तक सस्टेनेबल आ चुका था। ये एस जो है ये साइलेंट है, मतलब एस जो है ये छोटा सा लिखा गया है, पूरा नहीं है कि SDGs छोटा सा है, क्योंकि जैसे इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब गोल्स में क्या है? अब गोल्स में क्या है? GOALS ऐसे लिखा होता है ना गोल्स, तो जो एस इसके लास्ट में है उसी को इस्तेमाल करके लिखा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये है SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कब बनाया गया था? तो 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक आयोजन हुआ जिसमें इस शब्द का उल्लेख हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया जाए, जिसके तहत 17 लक्ष्य को सम्मिलित किया गया। कितना भैया? 17 लक्ष्य थे इसमें, 17 लक्ष्य थे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं उत्पन्न हो रहा है आपके दिमाग में? दीपेश कुमार, बोलिए। अरे लक्ष्य का मतलब उद्देश्य, पर्पज, टारगेट। देखिए, लक्ष्य का मतलब इसमें 17 चीजों को शामिल किया गया कि जैसे हमारा टारगेट क्या है, आज कुछ 2 टॉपिक को पढ़ना या 3 टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है? नौकरी पाना। तो ऐसे ही एसडीजी ने 17 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक योजना बनाया अगले 15 वर्ष के लिए, क्योंकि 2000 से 2015 तक पहले ही बन चुका था। यहां पे एक सम्मेलन जब हुआ न्यूयॉर्क में, तो ये 2016 से 2030 तक, 2016 से 2030 तक 15 वर्षों के लिए एक योजना लेकर आया एसडीजी। इसमें 17 लक्ष्य को सम्मिलित किया गया, अर्थात उद्देश्य, पर्पज, मकसद, जो भी आप कह लें। इसमें यह रखा गया कि भैया फला 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 करके 17 लक्ष्य हमारे सामने हैं, इन सभी को हमें 15 वर्षों के अंदर प्राप्त करना है। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे कि 17 क्या क्या हैं। ठीक है, और ये 17 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 17 के 17 एक क्रम से हैं। इनका क्रम आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ये क्रम से है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछे भी जाते हैं। ठीक है, 17 के 17 पूछे जाते हैं चूंकि ये एक क्रम से आपको याद करना होता है। कोई पूछता भी है तो आपको एक क्रम में ही इसको बताना होता है। जैसे मान लीजिए
पहले नंबर पे हो गया नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, हमें गरीबी नहीं चाहिए, तो गरीबी की समाप्ति इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य इसका है भूखमरी की समाप्ति। भैया आप कहीं भी हो, प्रयागराज में हो, अलीगढ़ में हो, मथुरा, काशी, वृंदावन, पेरिस, लंदन, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप हो, विश्व के किसी भी कोने में आप हो, गरीबी आप नहीं चाहेंगे, भूखमरी आप नहीं चाहेंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरा क्रम है, ऐसे ही पूरा क्रम है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए हमें, स्वास्थ्य की जो सुविधा हो हमें अच्छे से मिले। ठीक है, शिक्षा जो हमें मिले, एजुकेशन जो मिले वो क्वालिटी वाला हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। ये एक क्रम से है, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इस प्रकार से इसका पूरा 17 एक क्रम है, हमको इसी को प्राप्त करना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना जी? भाई यहां तक क्लियर है ना आपको? एक बार आप बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए जो 17 लक्ष्य हैं ये आपके पूछे भी जाते हैं और ये आपके नोट्स में भी है। अब नोट्स में मैंने क्रम से है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये किताबी भाषा में आपको अलग अलग तरीके से हार्ड वर्ड में लिखा हुआ मिल जाता है, कठिन कठिन शब्दों में। लेकिन हमें क्या है, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है, हमें बस समझ लेना है एक क्रम से है क्या चीज। हाँ, इंग्लिश में उसका मतलब हम बता देंगे तो आप एग्जैक्ट समझ जाएंगे कि हिंदी में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। सतत विकास से यदि क्वेश्चन आता है, जहां तक आएगा भी, क्योंकि इस समय इसी का खेल चल रहा है मार्केट में, अर्थात एग्जाम वगैरह में, तो यहां से आएगा तो आप 17 आप लिखेंगे तो आपका नंबर बढ़ना तय है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लिख दे रहे हैं SDG 17। ठीक है भैया, SDG 17 हमने लिख दिया है। 17 अर्थात 17 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। अब पहला हम लिखते हैं यहां पे, हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, बता दे रहे पहले ही, हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। इंग्लिश आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। पहला क्या है भैया, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति अर्थात नो पॉवर्टी। हमें गरीबी नहीं चाहिए, हमें सबको गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। ये इसका लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, हमें सभी व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आना है। ठीक है, दूसरा आपका है भूखमरी की समाप्ति। भूखमरी की समाप्ति अर्थात नो हंगर, नो हंगर। भूखमरी से दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। आपने देखा होगा कोरोना काल में कैसे लोगों ने तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिला, भूख की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, ये तो हो गई विकट परिस्थितियों में जान गंवाई अपनी, लेकिन कई जगह तो भोजन के रूप में उनको कुछ मिल ही नहीं पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है नाइजीरिया, वहां से भूखमरी से बहुत मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसका भारत में भी भूखमरी से मृत्यु होती है। आंकड़े आप जब आएंगे इंडेक्स में देखेंगे तो भारत भी बहुत पीछे है। ठीक है, तो भूखमरी की समाप्ति अर्थात नो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य। तीसरा हमारा है अच्छा, अच्छा स्वास्थ्य भैया। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य और इसी को आगे आप बढ़ा लीजिए जीवन स्तर। जीवन स्तर मतलब होता है वेल बीइंग, हमको जीना कैसे है, जीने का तरीके में हमको बदलाव करना है। अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ एंड, गुड हेल्थ एंड इसका क्या हो जाएगा वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग।
आपका जो स्वास्थ्य सुविधा हो। जैसे अभी क्या होता है, हमारे यहाँ किसी की तबीयत गड़बड़ हो गई, खराब हो गई मान लीजिए, तो हमें अब से 5 या 6 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल में जाना होता है इलाज के लिए। तो क्यों ना ऐसा सुविधा लाया जाए कि जैसे हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, वैसे ही हर गांव में एक सरकारी अस्पताल भी दे दिया जाए कि भैया उस गांव के लोग यदि बीमार होते हैं तो उस अस्पताल में जाएं और अपना त्वरित इलाज करा लें। ठीक है, उपचार उनका वहीं का वहीं हो जाए, तुरंत ज्यादा दूर ना जाना पड़े। और जीवन स्तर यही है, उनके खान पान और उनके पहनावे में, उनके रहन सहन में बदलाव हो, वो अच्छे से रहें। ठीक है, ये आपका कहलाता है तीसरे नंबर का है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक क्रम से होता है, क्रम ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, हमें ऐसा शिक्षा दिया जाए जिससे हमें रोजगार की प्राप्ति हो सके। ठीक है भैया, स्किल डेवलपमेंट हो सके, नॉलेज अच्छा हो, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, अर्थात टेक्नोलॉजी को बना भी सके। नॉलेज नहीं होगा, स्किल नहीं होगा तो हम टेक्नोलॉजी को नहीं बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को नहीं बना पाएंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बात की जाती है चौथे नंबर पे कि हमें जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, अर्थात क्वालिटी एजुकेशन हमें दिया जाए। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो आप कमेंट करना भैया। ठीक है, पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी अर्थात लैंगिक समानता, यहीं पे लिख देते हैं लैंगिक समानता। इसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है। लैंगिक समानता की बात आती है। ठीक है, लैंगिक समानता का अर्थ है, जैसे मान लीजिए आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, आपकी जॉब लगी, आप कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, चलिए मान लीजिए गौरव जी हैं, इनका कहीं पे जॉब लगा, ये चले गए, अब इनको किसी प्रोजेक्ट मैनेजर मान लीजिए बन गए, प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनका मंथली इनकम है 70,000। अब मान लीजिए आपके ही क्लासमेट के कोई अन्य लड़की है, उसका भी जॉब लगा, वो भी कहीं और प्रोजेक्ट मैनेजर हो गई है, तो अगर काम सेम है, काम एक ही जैसा है, कंपनी एक है, काम एक ही जैसा है, तो जो पेमेंट मिलेगा वो इस आधार पे नहीं बटेगा, लैंगिक समानता के आधार पे कि भैया उनको 70,000, आप महिला हैं, आपको पैसे कितनी आवश्यकता नहीं, आप 50,000 में ही काम चलाइए, ऐसा नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, जितना काम उतना पैसा, लैंगिक समानता यही है। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको शिक्षा दिया जा रहा है तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लैंगिक समानता हो गया, इसको ही बोलते हैं क्या, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? ये यार आवाज जा रही है कि नहीं, एक बार ये तो बता दो कम से कम। अरे आवाज जा रही है कि नहीं, एक बार ये बता दीजिए भैया। कहाँ गायब हो गए सबके सब? शिव मूरत, गौरव, दीपेश, हरिकेश, सुमित कुमार वर्मा, 1 मिनट भाई। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, मतलब आवाज आवाज क्लियर है ना सब? ठीक है, देखिए लैंगिक समानता क्या है। लैंगिक समानता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी आधार पे कोई भी स्तर हो, एजुकेशन का हो, जॉब का हो, किसी काम को लेकर के हो, ठीक है, इस आधार पे मतलब जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा कि ये मेल है इनके साथ ऐसा व्यवहार, ये फीमेल है इनके साथ ऐसा व्यवहार। मैंने बताया ना,
वही चीज है कि भैया किसी काम के लिए यदि हमें 50,000 रुपया मंथली मिल रहा है, तो यदि यही काम यहीं पे खड़ी होकर कोई महिला कर रही है तो उसको भी 50,000 रुपया ही मिलेंगे। ठीक है, या ऐसा नहीं है कि उनको 70,000 मिलेंगे, हमारे साथ लैंगिक भेदभाव किया जाएगा, हमको 50,000 दिया जाएगा। लैंगिक समानता यही है, जेंडर इक्वलिटी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जेंडर के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम कुछ नहीं। ठीक, समझ में आ गया आपको? देखिए अगला क्रम से है, ये 5वें नंबर पे था ये लैंगिक समानता। 6ठे नंबर पे हम आपका आते हैं, इसमें आपका है स्वच्छ पानी और स्वच्छता। 6ठे नंबर पे क्या है भैया? स्वच्छ पानी और स्वच्छता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। कौन नहीं चाहेगा कि हमें स्वच्छ जल मिले? स्वच्छ जल मिले भैया, दूषित जल से हैजा जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, स्वच्छता, इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने या भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना लाई थी। ठीक है, तो देखिए स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छता चाहिए, ये सबके लिए अनिवार्य है, सबको चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे आसपास स्वच्छ ही हो, स्वच्छ हो, सब साफ सफाई से हो, हमारा कुछ बिखरा ना हो, कूड़ा करकट ना हो, कचरा ना हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, सभी चाहेंगे कि भैया हमें पीने के लिए जो जल मिल रहा है वो साफ सुथरा हो। ठीक है, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो जाए। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है, ये 6ठे नंबर पे आता है भैया। इसका अगला नंबर आपका हो जाएगा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा कहने का सीधा सीधा अर्थ है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती अर्थात स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा को ही, स्वच्छ ऊर्जा में आपका हरित ऊर्जा शामिल होता है। स्वच्छ ऊर्जा में कैसी ऊर्जा शामिल होती है? हरित ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका, इससे स्वच्छ क्या होगा? जल विद्युत ऊर्जा हो गया आपका, पवन चक्की हो गया आपका, भूतापी ऊर्जा हो गया। तमाम प्रकार की ऊर्जा है जो प्रदूषण नहीं करते, अर्थात स्वच्छ भी हैं और अन्य की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। ठीक है, अगला नंबर ये क्रम से है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। 8वें नंबर पे आपका आ जाएगा क्या? सुमित कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे, फिर से क्या बात है भाई? बोलिए बोलिए। हरित ऊर्जा यार, मान लो जैसे ही आपका हो गया ना, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन चक्की हो गई, सब हरित ऊर्जा है। भूतापी ऊर्जा हो गया, जिससे प्रदूषण ना हो, हरित ऊर्जा है। समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला नंबर आपका है अच्छा काम और आर्थिक विकास। अगला नंबर है अच्छा काम। देखिए अच्छा काम और अच्छा काम और आर्थिक विकास। देखिए सभी का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। अच्छा काम कहने का अर्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा काम कहने का अर्थ है कि ऐसा काम जिसमें आपके जीवन मृत्यु का सवाल ना हो। जैसे कोई काल कारखाना है, वहां पे ऐसा नहीं कि आपने काम किया, पता चला वहां पे जमीन धंसी जा रही है, छत गिरा जा रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये हम लोग जो कर रहे हैं तो अच्छा काम है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जो बिल्डिंग वगैरह होती है, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जो भी है, यहाँ पे जो बिल्डिंगें होती हैं ऊंची ऊंची 12-12, 25-25 मंजिला, वहां पे आप कभी कभी देखिए एक व्यक्ति होता है जो रस्सी के सहारे लटका होता है और वो पेंट कर रहा होता है, तो वो अच्छा काम थोड़ी है। लेकिन फिर भी ऐसे श्रमिक बहुत सारे होते हैं जो काम करते हैं। तो एसडीजी जो 17 लक्ष्य रखी है उसमें एक उद्देश्य है सबको अच्छा काम करना और अपने आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो भैया डिसेंट वर्क के साथ आप इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए।
ठीक है ना। इसका बस इतना ही अर्थ है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला नंबर आपका हो जाएगा उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। उद्योग, उद्योगों को बढ़ावा देना। नवाचार, नवाचार जिसको बोलते हैं इनोवेशन, नए नए चीजों को खोजना टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है भैया। और अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका, बुनियादी ढांचा का विकास। बुनियादी ढांचा का विकास, इसका सीधा सीधा अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत आपका आता है जो हाईवे वगैरह बन रहे हैं, रेलगाड़ी चलाने के लिए जो रेलवे की पटरी बिछाई जा रही है, जो सड़कें बन रही है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इनोवेशन है, नए नए टेक्नोलॉजी को खोजना। ये आप कैसे कर पाएंगे, या ध्यान करिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा तभी तो आप इनोवेशन कर पाएंगे। उद्योग, इंडस्ट्री को लगाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो 9वें नंबर पर आपका ये आता है। 10वें नंबर पर आपका हो जाएगा क्या, असमानता में कमी। दीपेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। क्या क्या क्या, नवाचार। देखिए, नवाचार क्या है, नवाचार, नवाचार का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन, नए चीज का आविष्कार करना। इनो बोलते नहीं है कि बहुत ही क्रिएटिव बालक है, इनोवेटिव बालक है। मतलब आप किसी चीज को आसानी के साथ बना ले जाएं भाई। जैसे नवाचार का ही उपयोग, नवाचार ही तो है जो जल विद्युत ऊर्जा बना है। जल से एनर्जी बना दिए, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। हवा से पवन चक्की बना दिए, एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं। ये क्या है, नवाचार ही है। नवाचार का अर्थ है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, इनोवेशन। इनोवेशन समझ में आ गया ना। नवाचार मतलब बस यही है कि किसी भी नए चीज को बनाना। ठीक है, ये आपका इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, 9 नंबर तक हो गया है। 10वां नंबर क्या है, असमानता में कमी। 10वां नंबर क्या हो जाएगा भैया आपका, असमानता में कमी, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी। असमानता, असमानता में कमी, रिड्यूस इन इक्वालिटीज। मतलब जैसे जो असमानताएं फैली हुई हैं, कोई गांव में, कोई भी कहीं भी आप देखिए, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहनता है, कोई खराब कपड़ा पहनता है, किसी के पास कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, कोई दाल चावल रोटी सब्जी सब खा रहा है, कोई पूड़ी पकवान खा रहा है, तो कोई नमक रोटी भी है और किसी को वो भी नहीं उपलब्ध है। तो ये असमानता ही तो है। कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी से चल रहा है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास वो भी नहीं है। ये क्या है, असमानता है। तो इस असमानता को कम करना इसका लक्ष्य है। ये 10वें नंबर पे आता है। ठीक है, असमानता में कमी, अर्थात जो मैंने बताया इन सबको कम करना, असमानता को कम करना और सबको समान लाना, ये उसका उद्देश्य है। हालांकि जो ज्यादा वर्क करेगा आगे बढ़ेगा ये तो तय है, लेकिन जो पीछे जो गरीब तबका है उनको ऊपर करना इनका लक्ष्य है, जिससे असमानता में कमी होगी। ठीक है भैया, ये आपके 10वें नंबर पे आ जाएगा। 11वें नंबर पे आपका होता है टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास, अर्थात सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज को बोलते हैं सामुदायिक विकास। टिकाऊ शहर, टिकाऊ शहर, ऐसा शहर आप बसाइए जो टिकाऊ हो, ऐसा शहर आप बसाइए जो टिकाऊ हो। और सामुदायिक विकास, भारत में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में ही लाया गया था। ठीक है भैया, टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास, अर्थात इसका मतलब हो गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ऐसा शहर बसाइए, ऐसा नहीं कि आपने कोई नया शहर बसाया 4 साल बाद वो पानी में डूब गया, खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा शहर बसाइए, ऐसा सामुदायिक विकास करिए, गांव से संबंधित विकास होते हैं, ऐसा विकास करिए जो टिकाऊ हो, जो टिकाऊ हो, स्थिर हो, ठीक है, अस्थाई हो। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल। 12वें नंबर पे आपका आ जाएगा मेरे भाई, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी के साथ उपभोग एंड
या उपभोग और देखो जिम्मेदारी के साथ, अर्थात रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड उत्पादन। जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसका आप उपभोग कर रहे हैं। जैसे मान जल है, अब देखिए जिम्मेदारी के साथ, जैसे जल जो हम लोग स्नान करते हैं, व्यक्ति चाहे तो 2 बाल्टी में भी नहा सकता है और चाहे तो वो 10 बाल्टी में भी नहा सकता है। तो यदि यह व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो उपभोग मतलब क्या होता है, कंजप्शन अर्थात खपत, उपभोग करने वाला। तो जल का हम लोग उपभोग करते हैं तो हम जिम्मेदार होंगे तो हम 2 ही बाल्टी में स्नान कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज है उत्पादन, जो संसाधन है, विभिन्न प्रकार का जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका अत्यधिक दोहन न किया जाए। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, अन्य जैव ईंधन भी हो गए, कुछ भी हो, उनका जिम्मेदारी के साथ उत्पादन करिए और जिम्मेदारी के साथ ही उसका उपभोग करिए, अर्थात उसका प्रयोग करिए, ठीक है भैया। ये आपका हो जाता है 12वें नंबर पे। 13 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा चर्चित नाम है, चर्चित शब्द है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन। देखिए जलवायु परिवर्तन, जलवायु होता क्या है ये जान लीजिए। जलवायु क्या होती है, तो देखिए किसी एक निश्चित स्थान का जो औसत मौसम होता है, औसत मौसम। देखिए औसत मौसम कहने के ये अर्थ है भाई, यहाँ पे साल भर में कभी गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, बारिश भी होता है, सर्दी भी होती है, कभी कभी ओला वर्षण भी हो जाता है। तो जो इसका औसत मौसम है, मौसम की वह दशा जो औसत है, वह वहां की क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। जलवायु कहने का अर्थ वहां की औसत मौसम की बात की जाती है, ठीक है। तो जब उसमें परिवर्तन होता है तो वहां के रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वन्य जीव हैं, या वहां पे आसपास जो वातावरण है वो भी परिवर्तन होता है उसमें, जिससे मनुष्यों की भी क्षति होती है, अन्य किसी भी चीज का हानि ही हानि होता है, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे धूप पड़ रहा है भाई, एक सेकंड। हाँ चलिए ठीक है, वो थोड़ा धूप पड़ रहा था, हाँ, इस पे। यहाँ तक समझ में आया, जलवायु परिवर्तन समझ में आया आपको। देखो यहाँ भी पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे, कोई दिक्कत हो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। चलिए अगले नंबर बढ़ते हैं, हमको 17 पे अड़ना है पूरा, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर पे आएगा पानी में जीवन, लाइफ बिलो वाटर, पानी में जीवन, पानी में जीवन। देखो पानी में जीवन कहने का अर्थ यह है संरक्षण एवं उपयोग, संरक्षण एवं उपयोग। देखिए पानी में जीवन कहने से अर्थ है पानी की जो तमाम चीजें हैं, महासागर हो गया, सागर हो गया, समंदर हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, हिमनद हो गया, तालाब हो गए, कुछ भी हो गए, पानी में इनमें जो जीवन है, इनमें जो जीव है, तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनका संरक्षण और उपयोग, उनका भी हमें संरक्षण करना है, ठीक है। तो ये आपका 14वां लक्ष्य होता है एसडीजी का, लाइफ बिलो वाटर। 15वां आपका हो जाएगा भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। भैया भूमि पर जीवन, ठीक है, भूमि पर जीवन की बात इसमें की जाती है, अर्थात यही चीज सेम चीज इसमें भी है, संरक्षण एवं उपयोग की बात की जाएगी। भूमि पर क्या पाया जाता है, जैसे मान लीजिए जैव विविधता, मुख्य रूप से जैव विविधता कहने का अर्थ है जीवों की विभिन्न प्रजातियां, जीव की जितनी विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी जैव विविधता के लिए उतना ही अच्छा होगा। भूमि पर जीवन, इसमें भूमि का भी संरक्षण किया जाएगा,
भूमि का संरक्षण कहने का अर्थ है जैसे मृदा अपरदन को रोकना, एक ही स्थान पर अत्यधिक निक्षेपण ना हो पाए। निक्षेपण क्या है? निक्षेपण क्या है? छोटे छोटे जो नदी के द्वारा बहाए जाते हैं छोटे छोटे धूल कंकड़ पत्थर, एक ही स्थान पर उनका जमा होना निक्षेपण कहलाता है। एक ही स्थान पर उनका जमा होना क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा, ठीक है। और अपरदन क्या होता है? किसी पत्थर या शैल के टुकड़े का टूटकर जल या वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो भूमि का संरक्षण भी हमको ही करना पड़ेगा, तो इसीलिए 15वां लक्ष्य रखा गया है भूमि पर जीवन, ठीक है भैया। अगला नंबर आपका है बस 16वां और इसके बाद 17वां। दीपेश कुमार फिर से, हाँ बोलिए सर। कौन सा? मृदा संरक्षण, ठीक है। देखिए मृदा संरक्षण क्या है, जैसे मान लीजिए मृदा संरक्षण क्या है, ये कोई शैल का एक टुकड़ा है, ये कोई एक पत्थर का एक टुकड़ा है, ये शैल का एक टुकड़ा है, ठीक है भैया। ये कोई पत्थर का एक टुकड़ा है। अब ये क्या हो गया? टूटा। ये टूटे तो इसके खंड खंड हुए, इसके खंड खंड हुए। अब और टूटा तो इसके छोटे छोटे खंड हो गए। छोटे छोटे खंड जो होते हैं ये हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से, भाई हवा के माध्यम से इतने छोटे हो जाते हैं कि इनको तेज हवा जब चलती है तो इनको उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके रख देती है। और जल के माध्यम से मान लीजिए ये कोई पर्वत है, पर्वत से कोई नदी निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो शैल के टुकड़े होंगे ये छोटे छोटे, ये तो बह के आ जाएंगे ना, कहीं एक स्थान पर निक्षेपित हो जाएंगे। निक्षेपण एक क्रिया है, शैल के टुकड़ों का देखो यहां से टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है, और किसी अन्य स्थान पर जाकर जमा होना निक्षेपण कहलाता है। समझ में आया? तो भूमि संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पे भूमि संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। इसका एक लक्ष्य ये भी रखा हुआ है, मृदा अपरदन को रोकना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 16वें नंबर पर बढ़ते हैं भैया। 16वां नंबर कहता है शांति और न्याय के लिए संस्थान। शांति और न्याय के लिए संस्थान। शांति का अर्थ हो गया पीस, शांति और न्याय के लिए संस्थान। न्याय अर्थात जस्टिस, न्याय के लिए संस्थान। और न्याय का ऐसा संस्थान हो अर्थात इंस्टीट्यूट ऐसा हो जो स्ट्रांग हो, मजबूत हो, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। भाई न्याय की संस्था जैसे अपने हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो मजबूत संस्था है ना, तो यही बात कह रहा है इसमें कि शांति और न्याय के लिए संस्थान होना चाहिए, सबको न्याय मिले, सबको न्याय मिले, निष्पक्ष न्याय मिले। इसका अगला लक्ष्य है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए इसका अंतिम लक्ष्य पे हम लोग आ गए, 17वें नंबर पे आ गए हैं। इसका अंतिम लक्ष्य है कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। अभी आपको समझ में आ जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। सामूहिक साझेदारी कहने का यह अर्थ है कि अभी तक जितने भी लक्ष्य निर्धारण किए गए थे, निर्धारित हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी हो, पार्टनरशिप हो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल्स। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सामूहिक रूप से एक होना पड़ेगा, ठीक है। यह हमारे 17 लक्ष्य थे भैया, ठीक है। और इसका जो ये देखिए यहां पे हम लोग आए थे ना, ये जो 17 लक्ष्य हमारे थे यही थे, और ये इसी क्रम में है जिस क्रम में लिखा गया है। जिस क्रम में ये लिखा गया है इसी क्रम में आपको याद करना होगा और इसी क्रम में आपको लिखना भी होगा। एक बात आप ध्यान दे लीजिएगा,
और ये थोड़ी धूप यहाँ पे पड़ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। जी बोलिए। नहीं नहीं, ये एक क्रम से है मेरे भाई, ये एक क्रम से है, जैसे लिखा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये एक क्रम से है। चलने को तो यार कुछ भी चल जाएगा, लेकिन नंबर आपको मिलेगा कैसे? जब आप क्रम से लिखेंगे, क्योंकि ये क्रम से ही लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, इसीलिए इसको क्रम से बताया। नहीं तो हम कोई आगे पीछे कुछ भी बता देते, क्या मतलब रह गया उसका? ठीक। ये थोड़ा धूप पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। और ध्यान देना, ये जो एसटीजी जो 17 है, इसका एक थीम भी था। इसका एक थीम था, क्या था? ये आप जहां पे ये लिखेंगे, उसी के सामने आप लिख लीजिएगा थीम, ट्रांसफार्मिंग। देखिए यहां पे जो एसटीजी 17 लिखा हुआ है, हम तो अभी नीचे लिख दिए हैं, हमको अभी ध्यान में आया, आपको उसी के सामने लिखना है। ठीक है, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ड, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ड। ठीक है भैया, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ड द 2030, ये भी पूछा जाता है। एजेंडा, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030, यहां पे ऐसा रहेगा, एजेंडा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एजेंडा फॉर, सॉरी, यहां पे आप लोग फॉर कर लीजिएगा, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये चीज इसका थीम है, पूछता है कभी कभी कि सतत विकास जो निर्धारित किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2016 से 2030 के लिए। ठीक है, इसका थीम है, इसका थीम कहाँ पे है? ये है, इसका थीम ये है, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, ये आपके 17 लक्ष्य थे, ये आपके पूरे 17 लक्ष्य थे। ठीक है, देखो इसी चीज को हम, अच्छा आज हम लोगों ने नोट्स तो खोला ही नहीं, ये देखो। भाई हमें यही ध्यान था, क्योंकि कल से हमारा टॉपिक यही चल रहा है, तो इसके आगे हमें कहीं बढ़ना ही नहीं था, इसलिए हम यहां पे आए ही नहीं। देखो यही चीज था ना, हमें आगे क्या पढ़ना था? यही पढ़ना था। ये सब हमारा कंप्लीट है। देखिए ये देखिए, सतत विकास, साधारण विकास, इसी को आप साधारण विकास भी कर सकते हैं। चलिए एक नाम और मिला। ठीक है, तो ये हम आपको बहुत, देखिए यहाँ पे लिखा भी है इंपॉर्टेंट, ये हम आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारे चीज हम जहां तक है बता दिए होंगे, कुछ छूटेगा नहीं। और ये क्रम से है कि नहीं, ये हमको नहीं पता, ये आप लोग देख लीजिए, आपको ये मिला होगा, सर ने हमें बताया था कि जो नोट्स है हम ये अपलोड कर दिए हैं पहले ही। ठीक है, तो ये आपको मिला होगा, आप लोग देख लीजिएगा ये क्रम से है कि नहीं है। अच्छा, ये नया टॉपिक है, नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, एक नया टॉपिक है। ठीक है, हालांकि टाइम तो हो गए काफी। दीपेश जी, बोलिए भैया। हाँ हाँ, तो मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, आप चिंता मत करिए। ठीक है, हाँ, देखिए ध्वनि प्रदूषण है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, हम इसको बताएंगे। आपको पता ही है हमारा आदत,
हम इस तरीके से ना ही पढ़ा पाएंगे ना ही आपको बता पाएंगे। हम आपको बताएंगे वहीं पे ले जा करके इसको विस्तार से। ध्वनि प्रदूषण से यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे। अच्छा, क्वेश्चन तो आना नहीं है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, आपको पूरी तरीके से लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव दिएगा कि इसका इस पर प्रकाश डालिए। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए जो टाइम ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो अभी हम पढ़ाएंगे 10 मिनट बाद क्लास ये होगा कि 1 घंटे के ऊपर चला गया, अब हमें क्या होगा, बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सॉरी कल कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ध्वनि, हालांकि सोचे तो थे इसको भी पढ़ाने के लिए, ध्वनि प्रदूषण पढ़ा ही देते, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। लेकिन चूंकि समझाने में जब हमें ज्यादा टाइम लगेगा तो वही होगा कि क्लास को थोड़ा कम करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, कल पढ़ाना होगा। इससे अच्छा है कि इसको हम कल ही पढ़ते हैं। ठीक है, और ब्रजेश सर जहां पे गए हैं वहां पे जाना भी है मेरे भाई। आ, बोलिए भैया। क्या भैया? ये आप सर से पूछिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो फिर सर से समझिएगा, हम वो देखे नहीं उसमें क्या है, देखना पड़ेगा बस, बाकी पढ़ाने में क्या है। ठीक। अच्छा, चलिए ठीक है, ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर देखो ये क्लास कल चलेगी। ठीक है, जहाँ पे ब्रजेश सर गए वहां सबको अभी जाना है, सभी लोगों को। देखिए क्लास बंद करते हैं आज भाई। ठीक है।